जय हिंद मेरे नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के सभी प्रशिक्षुओं। आज मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इकाई 2, जिसमें पाठ 2 है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं कार्य। तो इसको संक्षिप्त रूप से आप लोगों को बता दें। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ आप लोग जान चुके हैं पूर्व की कक्षा में, जिसमें मैं बताया था शिक्षा शिक्ष धातु से निकली है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ाना। उसके बाद है इसकी प्रकृति। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रणाली है। शिक्षा बच्चों में एक नया जीवन प्रदान करती है, व्यक्ति की सोच बदलती है। ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आ सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र का जहाँ तक बात है, ये तो हर क्षेत्र में है। एक अध्यापक के लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है, छोटे बच्चे के लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा कहाँ नहीं है? जहाँ शिक्षा है वहाँ समझिए सभ्यता है। जहाँ भी सभ्यता है वहाँ शिक्षा है। मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शिक्षा है। इसके अंतर्गत आप लोग इसके इर्द गिर्द आप सारे बातों को लिख सकते हैं। और शिक्षा का कार्य की जहाँ तक बात है, तो शिक्षा का कार्य है एक स्वच्छ और सफल नागरिक बनाना, अच्छा जीवन जीने की कला सिखाना, देश के लिए जिम्मेवार बनाना। ये सारे शिक्षा के ही अंग है और विभिन्न पहलू हैं। इसके बाद आपको फिर तीसरा पाठ जो आता है इकाई 2 का शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन पद्धतियाँ। मैं दूसरा पार्ट पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया कि इससे आप लोग पूर्व परिचित बहुत कुछ हो चुके हैं। अब है तीसरा पार्ट इकाई 2 का शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ यानी विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन पद्धतियाँ और विधियों का अगर बात की जाए तो कई विधियाँ हैं और प्राचीन काल से अब विधियाँ अपग्रेडेड होते होते आज एक अलग रूप में दिखी जा रही है। अब जैसे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात की जाए और इसकी विधियों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला जो विधि आता है अंतर्दर्शन पद्धति। अंतर्दर्शन यानी अंतः परीक्षण, अंतः विधि, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर बसी हुई बातों को, अंदर के बातों को अभिव्यक्त करता है। तो यह शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पुरानी और प्राचीन पद्धति है, जिसमें व्यक्ति खुद ब खुद अपने अनुभव को बताता है। बाद में इसमें कुछ सुधार करते हुए अंतर्दर्शन पद्धति को बताया गया कि इसमें व्यक्ति हर चीज़ नहीं बता पाता है, तो बहिर्दर्शन पद्धति विकसित किया गया। बहिर्दर्शन का अर्थ ये होता है कि हम बाहर से देखेंगे तब ना उसके बारे में हम कुछ आकलन कर सकते हैं। अंदर क्या है, वो दुख में है, सुख में है, वो जो कहेगा उसको हम मान लेंगे। लेकिन बहिर्दर्शन में क्या कि हम बाहर से जो देखेंगे वो चीज़ को ही सही मानेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दूसरी पद्धति यानी विधियाँ आई, वो आई बहिर्दर्शन विधि। तो बहिर्दर्शन विधि में हम बाहर से किसी बिंदु को समझते हैं। आप लोगों को समझने में और पढ़ने में दिक्कत इसलिए हो रही है ना कि इसके हिंदी थोड़ा कठिन है, और हिंदी को आप लोग जब मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो हिंदी को बिल्कुल कंठस्थ रूप से समझिए। जैसे अंतर्दर्शन आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अंतर्दर्शन, अंतर मतलब अंदर, दर्शन मतलब दर्शन, यानी अंदर के तरफ दर्शन करना अंतर्दर्शन है। अंदर की तरफ देखना अंतर्दर्शन है। जब आप शब्द का अर्थ समझ गए तो समझिए विधि के बारे में, उसके गुण और दोष को अपने आप लिख सकते हैं। अब समय तो चूँकि कम रहता है, आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लास चलाता हूँ, इसमें आप लोग आ नहीं पाते हैं, तो अब आप लोगों को 10 मिनट में ही हमको सारी बातें बता देनी है, तो समय तो कम मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग या तो सिस्टमेटिक रूप से पढ़ना चाहते हैं तो साप्ताहिक की क्लास चल रहा है, उसमें आकर आप लोग भाग लें, या इसी में आप मेरे वीडियो को बार बार चलाकर
और हर पॉइंट, हर बिंदु को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अंतर्दर्शन आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप जो है समझ लीजिएगा, हर शब्द का अर्थ जो है उसके शब्दों में छिपा रहता है, उसका कोई ना कोई मिस्ट्री होता है, रहस्य होता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हर चीज़ का कोई ना कोई मिस्ट्री है, हर नाम का पीछे कोई ना कोई राज है, रहस्य है, मिस्ट्री है। वैसे ही अंतर्दर्शन आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अब मैं बता दिया, अंतर्दर्शन यानी कि अंदर की तरफ दर्शन करना, जो व्यक्ति अपना अभिव्यक्ति देगा वही उसका अंतर्दर्शन पड़ती है। अब इसका कई तरह की समस्याएं आती थी कि व्यक्ति कभी सही नहीं भी बताता था, गलत बताता था, जो इसके दोष के अंतर्गत आते हैं। इसके गुण ये था कि यह आसान विधि था, कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रख देता था। लेकिन इसको दोष को ख़त्म करने के लिए बाह्य दर्शन विधि लाया गया। बाह्य दर्शन में यानी बाह्य दर्शन, बाहर से दर्शन कर लेना। बाहरी स्थिति में किसी व्यक्ति का मनोस्थिति को पता लगा दिया जाता था कि बाहर से हम देखकर किसी व्यक्ति को क्या है मनोस्थिति, वो खुश है, दुखी है, भयात्मक है, कैसे है, यह चीज़ को हम अनुभव करते थे। लेकिन यह विधि अंतर्दर्शन पद्धति से, अंतर्दर्शन विधि से अच्छी विधि साबित हुई। लेकिन बाह्य दर्शन विधि में भी कुछ कमियां आने लगी और कुछ दोष हो गए। तो बाह्य दर्शन विधि में सबसे बड़ी जो कमी थी कि हम खुशी में भी रोते हैं और गम में भी रोते हैं। आप लोग कई ऐसे सॉन्ग भी सुने हैं कि मुबारक हो तुम पे समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। यह रफ़ी साहब का शायद बहुत ही ओल्ड सॉन्ग है, ओल्ड इज गोल्ड। इसमें बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। यानी कि व्यक्ति वो आंसू बहा रहा है तो खुश है, लेकिन यहाँ तो यह सिचुएशन और सीक्वेंस बता रहा है कि वो दुखी है क्योंकि उसकी महबूबा जा रही है। तो यह मिस्ट्री बता रहा है कि आपको खुशी और दुखी का आकलन हम सिर्फ आंसू देखकर नहीं कर सकते हैं। वह व्यक्ति किस फीलिंग्स में, किस अंदाज में कह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप देखते हैं कि अभी शारदा मर्डर हत्याकांड बिल्कुल चर्चा में है, जिसमें आफ्ताब को पोलोग्राफी जो मनोविज्ञान के द्वारा ही जांच करने वाली पद्धति है बनाई गई है, जिससे उसकी सच्चाई उगलवाने के प्रयास की जा रही है। उसमें ये सारी बात और उस यंत्र के द्वारा बताई जाती है। पोलोग्राफी को इंग्लिश में लाई डिटेक्टर कहते हैं, यानी झूठ जांच करने की मशीन। आप झूठ बोल रहे हैं, सच बात बोल रहे हैं, ये आपको बॉडी लैंग्वेज बताता है और इसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस किया जाता है। तो बाह्य दर्शन विधि में भी वह व्यक्ति बोल रहा है या हम देख रहे हैं तो वो सही है, सिर्फ आंसू देखकर हम आकलन लगा लें, यह सही नहीं कहा जा सकता कि वो खुश है या गम में है। तो इसकी भी कमी को देखते हुए एक तीसरी विधि लाई गई, जिसे प्रयोगात्मक विधि कहा गया। और आज भी प्रयोगात्मक विधि बिल्कुल सक्सेस है, कामयाब है। प्रयोगात्मक विधि का अर्थ होता है ऐसी विधि जो प्रयोगशाला में ही उसको हम कर सकते हैं, जिसकी सारे सिस्टम साइंटिफिक है, वैज्ञानिक भी उस पर बने हैं, और हम उसको पुनः निरीक्षण भी कर सकते हैं, पुनरावलोकन भी कर सकते हैं, यानी कि उसको दोहरा सकते हैं। आप देखते हैं भूत प्रेत को साइंस नहीं मानता है क्योंकि आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि इसलिए लाई गई कि इसे एक विज्ञान का दर्जा मिले, एक साइंस का दर्जा मिले, एक मेडिकल डॉक्टर की दर्जा मिले, और मनोविज्ञान जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बन सके और इस पर हम प्रयोग कर सके, तब जाकर इसका विकास होगा। और सबसे पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला, इस मनोविज्ञान का जनक जो है विल्हेल्म वुंट 1879 ईस्वी में किए थे। तो इसलिए जो है आज का सबसे उन्नत विधि जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ही पहचान बन गई है। यानी कि मनोविज्ञान की सबसे अच्छी विधि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि है।
और इसकी अंतर्दर्शन मतलब अंदर दर्शन कर लेना, बाह्य दर्शन मतलब बाहर से आकलन कर लेना, प्रयोगात्मक विधि मतलब प्रयोग किसी प्रयोगशाला में करके उसको जानना। तो इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे नैदानिक विधि है जिसमें दवा ववा दिया जाता है, कैसे इसको इलाज किया जाए। जैसे हैं आपको अभी देखेंगे तुलनात्मक विधि, तुलना करके इसमें जानते हैं। कुछ है जीवन इतिहास विधि, जिसमें उस व्यक्ति की, रोगी का, असामान्य व्यक्ति का जीवन का इतिहास, यानी कि वो क्यों ऐसा हो गया, इसके बारे में अध्ययन करके हम जानते हैं।